Hello learners, welcome to my channel all about education. You must have seen and heard my videos and you must have come across a word variable. तो ये जो चर की हम बात कर रहे हैं, ये चर होते क्या हैं? इन चर को विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स अक्सर हम लोगों को अपने रिसर्च के एरिया में बहुत देखने को मिलते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में वी कम अक्रॉस दिस वर्ड्स, दिस वेरिएबल वर्ड मैनी अ टाइम्स. So actually what happens is that we can measure the characteristics of a person or a thing, but we cannot measure a thing or a person. हम किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को या किसी वस्तु को हम उसका मापन नहीं कर सकते, बट हाँ उसकी विशेषताओं को हम ज़रूर उसका मापन कर सकते हैं. तो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को चर की संज्ञा दी जाती है. वेरिएबल इज़ दैट characteristics that we can say attribute, we can say the quality which can be measured becomes the variable. विशेषताओं के आधार पर भिन्नता का निर्धारण होता है और चर एक संकेत मात्र होता है जिससे अंकों अथवा मूल्यों का आवंटन होता है. तो जब हम चर तय कर लेते हैं तो चर के आधार पर ही हम उसको वैल्यूज देते हैं. वी गिव इट सम वैल्यू. A person or a thing is a multi-dimensional phenomena. It means that a person has so many characteristics such as physical, social, emotional, philosophical, psychological. तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं. सामाजिक भी होती है, सांवेगिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है. तो इस तरह से उसके अंदर इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी विशेषताओं को दे कैन नॉट बी मेजर्ड. हम सबको नहीं मेजर कर सकते, लेकिन हाँ कुछ को हम मेजर कर सकते हैं, कुछ का हम मापन कर सकते हैं, और जिनका हम मापन कर सकते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं या चर कहते हैं. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड वेरिएबल्स. और इन वेरिएबल्स को हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, इनको हम परिमाण के अर्थ के रूप में बदल सकते हैं. इनका हम परिमाणात्मक पक्ष भी रख सकते हैं. सो वेरिएंस कैन बी क्वांटिफाइड. जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कोई मूल्य दे देते हैं, कोई संख्या दे देते हैं, कोई संख्यात्मक मान दे देते हैं. व्हेन वी गिव देम अ वैल्यू सो इट बिकम्स क्वांटिफाइड. सो उसका परिमाण हो जाता है. इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके बुद्धि परीक्षण है. बुद्धि मापन के मूल्य को बुद्धि लब्धि कहा जाता है. सो व्हेन वी assess or measure intelligence, then if we convert it into value it becomes intelligence quotient, या जिसको बुद्धि लब्धि भी कहते हैं. Now there are various categorization of variables which we come across. तो जो वेरिएबल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक क्वांटिटी दी जाती है, एक संख्यात्मक मान दिया जाता है, एक मूल्य दिया जाता है. तो ये एक इसका सांकेतिक संबोधन हो जाता है. तो वेरिएबल हम एक सांकेतिक संबोधन के रूप में रख सकते हैं. तो अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं. अगर हम डाटा के बेसिस पे बात करें, तथ्यों के बेसिस पे बात करें या प्रदत्तों के आधार पर बात करें, तो एक होता है आपका डिस्क्रीट और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट या जिसको हम लोग असतत चर भी कहते हैं और कंटिन्यूअस को हम लोग सतत चर भी कहते हैं. और अगर हम भूमिका के आधार पर या रोल के आधार पर इसके हम प्रकार जाने तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. तो भूमिका के आधार पर 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर, दूसरा है आपका इंटरवेनिंग यानी कि हस्तक्षेप चर, और तीसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर. तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रदत्तों के आधार पर 2 प्रकार के हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और भूमिका के आधार पर 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्र, हस्तक्षेप और आश्रित चर. तो नाम से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार के चर हैं, लेकिन हम इनको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे.
तो अगर हम सबसे पहले समझें डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर, या इसको पृथकीय चर भी कहते हैं, पृथकीय। अब इसका मतलब क्या होता है? असतत मतलब जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, जो लगातार नहीं है। ये जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डेवलप करते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार हुई, मैं तुम्हारे घर कितनी बार आई। तो अगर मान लीजिए मैं बताती हूँ कि मैं तुम्हारे घर कितनी बार आई, तो मैं तुम्हारे घर या तो 2 बार आई होंगी, या 4 बार आई होंगी, या 6 बार आई होंगी। हम ये कभी नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे घर 4.5 बार आई होंगी या 6.5 बार आई होंगी। तो यहाँ पर वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर थिंग इज अकरिंग, उसका ड्यूरेशन कितना है। हैव आई गॉन टू योर होम 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, आई कैन नॉट गो टू योर होम 4.5 टाइम्स या 5.5 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसका संख्यात्मक मान लिया जाता है, या इसका परिमाण होता है, या इसको क्वांटिफाई किया जाता है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार के चर हैं जिनका मापन करने से प्रदत्त 2 या 2 से अधिक समूह में या आवृत्तियों में प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सी बात करें, हम लिंग की बात करें, तो लिंग की अगर बात करें तो बालक तथा बालिकाएं, महिलाएं तथा पुरुष की आवृत्तियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें, इस चर की बात करें, यानी कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो नेशनैलिटी में सिंपल सी बात है, हम वही बात करेंगे कि मेरी इंडियन है, या मैं गैर इंडियन हूँ, या गैर भारतीय हूँ, या अमेरिकन हूँ। तो इस हिसाब से मुझे आवृत्तियाँ या फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। तो इस तरह के चरों को हम डिस्क्रीट कह सकते हैं, जहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, एक होल नंबर होता है, या तो 40 होगा या 41 होगा। 40.5 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 41.5 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसके लिए डी एमेटो ने बहुत अच्छी बात कही है कि एज अ जनरल रूल इन साइकोलॉजी डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज इन विच वैल्यूज आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग। आप सिंपल काउंटिंग, अगर मैं पूछूं कि आपकी क्लास में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि इतने लड़के हैं और इतने लड़कियां हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि सिक्के को उछाल के बताइए कि क्या आएगा, तो आप अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, या तो आपको 2 बार हेड मिलेगा, या 2 बार टेल मिलेगा, या 1 बार हेड मिलेगा और 1 बार टेल मिलेगा। आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि 1.5 बार हेड मिलेगा या 1.5 बार टेल मिलेगा। तो सिक्का उछालने के बाद क्लियर कट होता है कि 2 बार हेड या 2 बार टेल, या 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में सिर्फ मेन संख्या होती है, बीच की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण से बताया। अब हम बात करेंगे सतत चर की। सतत चर में इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्कोर्स और ऑन इक्वल इंटरवल स्केल। स्केल के बारे में आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जहां आपको समझ में आ जाएगा कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। तो ये जो है इक्वल इंटरवल स्केल में आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे स्केल होता है, तो स्केल में आप 5 और 6 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन आप 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 5.9 सेंटीमीटर के बाद 6 में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, आप स्केल में माप सकते हैं। और स्केल इक्वल इंटरवल मतलब बराबर अंतराल पे स्केल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंक आए हैं 60, तो 60 का मतलब क्या होता है कि वो 59.5 से लेकर 60.5 तक कहीं भी हो सकता है। और आपको मैं इसलिए ये बता रही हूँ कंटिन्यूस वेरिएबल, कि जब आप स्टैटिस्टिक्स करेंगे और आप क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल की भी और कंटिन्यूस वेरिएबल की भी। इसी प्रकार से अगर आप हाइट लेते हैं, तो हाइट अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सिंपल सी बात है, कोई कहता है मेरी हाइट 5 फीट है, तो 5 फीट का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बंदा 4 फीट 11 इंच का हो, लेकिन उसने गोल करके उसको 5 फीट बोल दिया। तो हम लोग उसको ये मान के चलते हैं कि 4.11 से लेकर 5.1 तक कहीं भी हो सकती है उसकी हाइट, या 5 आधी इंच भी हो सकती है, या 49.9 इंच भी हो सकती है, 4 फीट 9.5 इंच भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं
ये हमको क्लियर करता है, बिल्कुल कंटिन्यूटी में रखता है हमारे स्केल को, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है एकदम। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि 60 माने 60 और 61 माने 61। कई बार आपने देखा वो लोग परसेंटेज पूछते हैं, अगर आपका परसेंटेज 60.6 आया है तो आप क्या करते हो, उसको राउंड अबाउट करके 61% बता देते हैं। तो जो जानकार होता है वो क्या करता है, 61% को ये मान के चलता है कि इस बंदे के 60.5 से लेकर 61.5 तक नंबर होंगे, या कोई 60% कहता है तो हो सकता है उस बंदे के 59.6 हो परसेंटेज। तो हम ये मान लेते हैं कि 60% का मतलब, इस बंदे का कहने का मतलब है कि 59.5 से लेके 60.5 तक इसके परसेंटेज है, और ये हमको राउंड अबाउट करके 60% बता रहा है। इस प्रकार के प्राप्तांकों में सांख्यिकी के शुद्ध मानों की गणना की जाती है। तो इसमें मीन, मीडियन वगैरह आप पढ़ेंगे आगे चलकर स्टैटिस्टिक्स में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर होता है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी में, जो कि भूमिका के आधार पर है। इसमें सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्वतंत्र चर। इसमें किसी प्रकार का, किसी चीज़ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई इसमें कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होता है, कि किसी प्रकार का इसमें होता नहीं है इंटरफेरेंस, और कोई हस्तक्षेप न होने की वजह से इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि ये ऐसे चर होते हैं कि हम कोई रिजल्ट पाने के लिए इस चर को डाल सकते हैं। ये चर, स्वतंत्र चर जो होता है, ये आपके आश्रित चर को अफेक्ट कर सकता है। तो स्वतंत्र चर खुद तो स्वतंत्र है, लेकिन दूसरे चरों को, यानी कि आश्रित चर को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं शरबत बना रही हूँ, तो जब मैं शरबत बना रही हूँ तो शरबत कितना मीठा होगा ये डिपेंड करेगा शुगर पर, या कितना नमकीन होगा ये डिपेंड करेगा नमक पर। तो यहाँ पर नमक और जो शुगर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हाँ, जब हम इसको डालते हैं तो जो हमको सोल्यूशन मिल रहा है, जो हमको घोल मिल रहा है, वो घोल कम या ज़्यादा मीठा हो सकता है। तो ये जो घोल है आपका, ये आपका बन जाता है आश्रित चर। ये किस पे आश्रित है कि आप कितनी मात्रा में सॉल्ट या शुगर डालते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने की वजह से जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं या जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये जो चर होता है, ये जो भी अनुसंधान करता होता है वो उसके नियंत्रण में होता है। यानी कि अगर मैं घोल बना रही हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर है कि मैं स्वतंत्र चर को कितना बदलाव करती हूँ, कम ज़्यादा, ये सब मेरे ऊपर होता है। तो डायरेक्टली रिसर्चर इसको कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उसके हाथों में होता है, उसके कंट्रोल में होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि, और इसके अतिरिक्त अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि भी आपकी कहीं ना कहीं इसमें आती है। तो अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे नाम से पता चल रहा है, आश्रित है। ये किस पे आश्रित है? ये इंडिपेंडेंट चर पर आश्रित है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स वेरिएबल। जैसे मैंने बताया कि ये अनुक्रिया दिखाता है, ये बदलाव दिखाता है, ये चेंज दिखाता है। जैसे घोल की बात करी मैंने, तो घोल जो है वो आपका ज़्यादा मीठा, कम मीठा, ज़्यादा नमकीन हो पाएगा। किसकी वजह से? स्वतंत्र चर जो नमक और या शुगर है। इट रिप्रेजेंट्स द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, ये अनुक्रिया के रूप में आपको दिखाई देता है, एक उपलब्धि के रूप में दिखाई देता है। और इसको हम बिल्कुल भी मैनिपुलेट या बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो भी बदलाव हम करेंगे वही बदलाव हमको डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट दिखेगा। तो इसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं, एक अध्ययन कर रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस को और उपलब्धि को अगर हम रिलेट करें, इनमें संबंध स्थापित करें,
तो हम यहाँ पर उपलब्धि को डिपेंडेंट वेरिएबल बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि यहाँ पर ये किस पे आधारित है? ये आपका आधारित है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका? इंटेलिजेंस। यानी कि इंटेलिजेंस या बुद्धि आपको तय करेगी कि आपकी उपलब्धि कैसी होगी। अगर आप मस्तिष्क, आपका दिमाग, अपनी सोचने की क्षमता, आपकी तर्क क्षमता, समझने की क्षमता, बोध की क्षमता अच्छी है तो आपकी उपलब्धि अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी इंटेलिजेंस कम होगी तो आपकी उपलब्धि भी कम हो जाएगी। तो उपलब्धि किस पे डिपेंडेंट है? इंटेलिजेंस पे। तो इंटेलिजेंस आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और यहाँ पर आपकी अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, आश्रित चर हो गई। अब हम बात करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हस्तक्षेप चर कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आने लगे, जब ये स्थितियों को थोड़ा सा डामाडोल करे या इनके बैलेंस को बिगाड़े या इनके बैलेंस में बीच में कोई क्रिया करने लगे, तो इस तरह के चर को हस्तक्षेप चर भी कहते हैं। जैसे एक टीचर पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, टीचर पढ़ा रही है, टीचर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और बच्चे जो ज्ञान ले रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। किससे ले रहे हैं? टीचर से ले रहे हैं। लेकिन बीच में अगर कोई, किसी ने पटाखा फोड़ दिया, बम फोड़ दिया या कोई ऐसा हादसा हो गया स्कूल में, तो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक इंटरवीनिंग वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल आ गया है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण वही है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे। क्या उदाहरण है? कि अगर हम इस पे स्टडी कर रहे हैं इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच में, कि अगर जितना बुद्धि होगी उतना अच्छी उपलब्धि होगी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ हो ही नहीं सकती है या कभी कभी चीज़ ये अफेक्ट भी हो जाती है। कैसे अफेक्ट हो जाएगी? कि हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, स्कूल का वातावरण एकदम से डिस्टर्ब हो गया या घर का वातावरण गड़बड़ हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कभी कभी गर्मी, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा शुद्ध नहीं है या बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है या कंजेशन है या शोर हो रहा है, तो ये सब जो है ये आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल के तौर पर काम करेंगे और ये इंटेलिजेंस और अचीवमेंट यानी कि बुद्धि और उपलब्धि के बीच में हस्तक्षेप करेगा। तो इस तरह के चरों को हम हस्तक्षेप चर कहते हैं। तो कभी कभी हस्तक्षेप चर चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के संबंधों को अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे अच्छा माहौल मिले घर में या स्कूल में, हर तरह का माहौल अच्छा होगा तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर माहौल थोड़ा सा भी गलत हुआ, ख़राब हुआ, तो ये चीज़ अफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह के चर को हस्तक्षेप चर कहते हैं। तो आज आपको हस्तक्षेप चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च फील्ड में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इनको समझना जरूरी है, आज आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा, इसका बोध हुआ होगा। एंड आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल is clear. To understand more such concepts, please subscribe to my channel all about education, and thanks for watching.